हेलो स्टूडेंट, तो एमपी बोर्ड के छात्रों, जैसे कि आपकी वार्षिक परीक्षा नजदीक है, यानी भाई जो आप 12वीं का जो आपका रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो जो आपका 18 फरवरी को होने वाला है, तो उस पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके 2 अंकीय 3 अंकीय जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी फरवरी एग्जाम यानी एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए। ठीक है, तो विधिवत मैं आपको सॉल्यूशन विद बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। जो भी इस प्रश्न आपको बताऊंगा अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है, 2 3 4 है ना, मतलब 2 अंकीय 3 अंकीय और 4 अंकीय सारे प्रश्न एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको चैनल पर बने रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है भाई एवोगैड्रो नियम क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है एवोगैड्रो नियम क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने, एवोगैड्रो नियम के अनुसार समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, उसे क्या एवोगैड्रो नियम कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कमेंट कर देना तो मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है एवोगैड्रो संख्या क्या है, इसका मान लिखिए। तो इस वाले को भी आपको अच्छे से प्रिय विद्यार्थियों तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा विधिवत आप लोगों को पढ़ना है ना। ठीक है, लापरवाही नहीं करना है, पढ़ना है आपको अच्छे से। जैसा कि आपने देखा सेकंड क्वेश्चन है आपका एवोगैड्रो संख्या क्या है, इसका मान लिखिए। तो यहाँ पर क्या एवोगैड्रो संख्या की आपको परिभाषा बतानी है, क्योंकि देखो एमपी बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से आपके प्रश्न आना है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से अपनी खोपड़ी में घुसा लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या कोई आंसर आपका कहता है भाई किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुओं में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। इसका मान क्या संख्यात्मक मान होता है, जो कि आपके सामने पेश है भाई 6.023 इंटू 10⁻⁻23 होता है ना। तो यहाँ पर आपको देख लेना है प्रिय विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है भाई विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। हर एक बार एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपकी वार्षिक परीक्षा में ना। तो यहाँ पर आंसर आपका वो कहता है भाई ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता का मान क्या घट जाता है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ताप में परिवर्तन में विलयन का आयतन भी परिवर्तित होता है, जिससे विलयन की मोलरता पर ताप पर प्रभाव पड़ता है ना। ये आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोक विलयन क्या है। देखो अगर 100% अगर बताऊं प्रिय विद्यार्थियों तो देख लेना, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी ना तो ये क्वेश्चन छप जाएगा है ना। वैसे सारे क्वेश्चन को तैयार करना है ना। अधिक सांद्रता वाले विलयन को क्या स्टोक विलयन कहते हैं। ये कभी कभार 2 नंबर की जगह 1 नंबर में भी आ जाता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर रहता है, उसमें भी पूछ लिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भाई 5वां परमाणु संख्या क्या है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित इकाई धनावेश की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या बराबर होती है, जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या ठीक है, तो यहाँ पर Z इक्वल क्या हो जाए प्रोटॉन की संख्या, मतलब क्या इसको दर्शाते हैं P से, और परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या E से दर्शाते हैं। ये आप सिंबल है इसका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका छठा है प्रिय विद्यार्थियों, छठा देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपको बता चुका हूँ। छठे प्रश्न आपका है भाई H2O में प्लस NaCl के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करके बताना है प्रिय विद्यार्थियों, जो कि आपके सामने पेश है। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या 2 इंटू H का परमाणु द्रव्यमान प्लस O का परमाणु द्रव्यमान 2 इंटू प्लस 18 mu होता है ना। तो ये उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर NaCl का मोलर द्रव्यमान Na का परमाणु द्रव्यमान में Cl का क्या परमाणु द्रव्यमान होता है, जो कि आपके सामने ये उत्तर पेश है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी मेरी तबीयत खराब है, उसके कारण आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, 7वां क्वेश्चन आपका कहता है भाई प्रकाश का दोहरी द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत लिखना है, जो कि आपके सामने पेश है। प्रकाश की दोहरी द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत क्या डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति के समान ही पदार्थ भी तरंगे अथवा कण दोनों के ही समान गुण दर्शाते थे। इसी कारण इस सिद्धांत को क्या दोहरी द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यहीं से आपकी
एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका कहता है भाई हुंड का नियम बताना है, जो कि आपसे पूछा गया है। हुंड का नियम क्या कहता है, किसी भी उपकोष के समस्त उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस पर उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। फिर इस आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के एकांकी यानी सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार जोड़े बनते हैं कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या चक्रण होता है, स्पिन विपरीत दिशा में होता है। मतलब उसको जानना है फॉर एग्जाम्पल के लिए उत्तर में और जहां पश्चिम में रहा है विपरीत दिशा में भागते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। एंड नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयनन एंथैल्पी क्या है। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की क्या आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा भी कहते हैं ना। कभी एंथैल्पी की जगह आयनन ऊर्जा भी पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रिय विद्यार्थियों। 10वां क्वेश्चन आपका कहता है क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, क्यों। ठीक है, तो क्या होता है भाई, फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत ही छोटी एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होने के कारण क्या होता है, फ्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऊर्जा की दृष्टि से क्लोरीन परमाणु की तुलना में कुछ कम अनुकूल होता है, इसलिए क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन बंधुता में कम होती है ना प्रिय विद्यार्थियों। बाकी स्टूडेंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पीडीएफ में दे दूंगा है ना। बाकी 11वां क्वेश्चन आपको देख लेना है, यहाँ पर सामने पेश है आयनिक बंध को क्या प्रभावित करने वाले कारक बताना है। हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इस पे अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो इसके आपके सामने पेश है इसके प्रभावित कारक, तो कारक को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन आपको देख लेना है प्रिय विद्यार्थी, पूछा गया है, देख सकते हो आपके सामने पेश है। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने पेश है भाई, PCl3 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, आपको क्या समझाना है प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपका PCl में संकरण में इसमें क्या sp3d का प्रकार का संकरण पाया जाता है, जो कि इसमें 5 संकर कक्षकों में 3 एक ही तल में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, जबकि 2 तल एक साथ लंबवत रूप से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना। तो इसकी जो संरचना होती है प्रिय विद्यार्थियों त्रिकोण होती है, जो कि आपकी द्विपिरामिडी होती है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका 13वां है, जो पूछा जाता है भाई संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है। जबकि इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो अम्ल क्षार धातु क्षार युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी संयुग्म अम्ल की जगह ना संयुग्म अम्ल युग्म क्या है और क्षार कभी कभी ये हटा दिया जाता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, हेनरी का नियम समझाना है। हेनरी के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय के गैसों के विलयन के ऊपर गैस दाब के समानुपाती होती है, यही आपका हेनरी का नियम प्रिय विद्यार्थियों कहता है। अब 15वां क्वेश्चन की अगर बात करूं तो मैं आपको 15 वाला क्वेश्चन बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, जो कि आपके सामने अभी पेश होगा है ना। तो 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, देख लेना है आपको, गुणित अनुपात का नियम, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस पे अच्छे से आपको भाई अच्छे से याद कर लेना है। बाकी देखो मैं यहाँ पर आपको कितने 14 क्वेश्चन बता दिया हूँ और रही बात 15 से मैं बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपको 14 क्वेश्चन बताया हूँ इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बाकी जो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट आएगी उसको आपको जोर देना है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन इतने 14, 15, 20 क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाएंगे इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इनको करने के बाद आप कमेंट में यस या नो टाइप कर देना, अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो या आपसे बन रहे तो आप यस टाइप कर देना। बाकी यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एमपी बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए बने रहना फेमस एजुकेशन पर। ठीक है, बाकी 3 अंक की 4 अंक की सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।